हाँ, स्टार्ट हो गया सब। कर दिया मैंने। ओके। हम्म। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर देख करके। एक बार पुनः आपका आज की लाइव क्लास में स्वागत है। यह क्लास SCRT हरियाणा और अवंती के सौजन्य से आयोजित की जा रही है। और आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे उनको, और कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको। सबसे पहले मैं एक बार नज़र डाल लूँ कि आज हमारी इस लाइव क्लास में कौन कौन मौजूद है। जल्दी से अपनी प्रेजेंस आप वहाँ बता सकते हो। मुझे जो अभी तक दिखाई दे रहे हैं, अमृतपाल कौर, दीपक वर्मा, शिवानी, मोहित खान, राकेश इत्कान, दीपिका शर्मा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप में से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो तो 10 से 15 मिनट पहले से इंतज़ार कर रहे थे। चलिए अब हम देर नहीं करेंगे और हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का जो क्लास है वह। तो आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। हर सैटरडे जो आपकी क्लास होती है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप किस प्रकार से जो हर सैटरडे को अपनी क्लास का इंतज़ार करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ राकेश कुमार, PGT केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, क्लास कोई भी क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कब हो जाती है? कोई भी क्लास तब इम्पोर्टेंट हो जाती है जब सीखने वाले वहाँ पर इंटरेस्ट लेते हैं। और हम आज इस क्लास को इंटरेस्टिंग ही बनाने वाले हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला जो टारगेट है वो है कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, हम वो देख लेते हैं पहले। तो आज हम कक्षा 9 की साइंस के अंदर जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम अर्थात परमाणु की संरचना। हम परमाणु की संरचना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। परमाणु की संरचना, परमाणु क्या होता है ना? आप लोगों ने पढ़ा है परमाणु की संरचना के बारे में कि परमाणु क्या होता है। और एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात परमाणु क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। देखिए, हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखते हैं ना। जैसे अगर मैं एक क्लासरूम की बात करूं तो आप क्लासरूम में बोर्ड देखते हैं, चौक देखते हैं, चेयर देखते हैं, डेस्क देखते हैं, है ना। यहाँ तक कि जो आपके आसपास दीवारें हैं कमरे की वो आपको दिखाई पड़ती हैं, फर्श दिखाई पड़ता है। बाहर अगर नज़र डालते हैं क्लासरूम से बाहर तो आपको पेड़ दिखाई देते हैं, मिट्टी दिखाई देती है, पत्थर दिखाई देते हैं। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब पदार्थ हैं, क्योंकि पदार्थ वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। अब जो पदार्थ है, एक्चुअली अगर हम देखें तो हम ढूंढते ढूंढते ये निष्कर्ष पे निकालते हैं कि पदार्थ किससे बने हैं। हम ये पाते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, है ना। तो आइए पदार्थ के बारे में और उससे बनने जिससे वो पदार्थ बनता है उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। और पदार्थ किससे बनता है ये आप सबको पता है। जल्दी से मुझे अपने चैट बॉक्स में बताइए, सभी पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं? उनको बनाने वाला ऐसा क्या है जो उनका निर्माण करता है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए यस यस। एक बच्चे ने लिखा है जिसका नाम है शंकी गेमर, और उसने लिखा है अनु। यस, जल्दी से अपना जवाब दीजिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो पदार्थ है वो किससे बनता है, फिर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले रिस्पॉन्स का मुझे इंतज़ार है।
पदार्थ किससे बनते हैं, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है, जल्दी से बताइए। यस, नितिन ने लिखा है अणु। सोच के बताइए। अणु अणु तो मेरे ख्याल से सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि अणु क्या होता है, दो छोटे छोटे, दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे परमाणुओं को जब आपस में जोड़ देते हैं ना एक निश्चित अनुपात में उनके द्रव्यमान के, तो बनता है अणु। यस, जल्दी से जवाब दीजिए। तो अणु मेरे ख्याल से ज़्यादा सही जवाब नहीं है। थोड़े और नीचे लेवल पे जाइए, थोड़ा सा और सटीक आंसर दीजिए। कोशिश कर रहे हैं बच्चे। यस, अरुण ने भी अणु बताया है। यस, जल्दी से आप बता सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, हाँ, अब की बार आंसर आए हैं मेरे पास काफ़ी सारे। अंश शर्मा है, नरेश है, और दीपक है, और सोमवीर है। यस यस यस, और मोहित खान है। सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, परमाणु। बिल्कुल। तो परमाणु किसी भी पदार्थ को बनाने वाला छोटे से छोटा कण होता है। ऐसा हमें किसने बताया था? जे थॉमसन ने। चलिए हम जान लेते हैं कि परमाणु दिखाई कैसा देता है। और परमाणु की खोज जो है जब हो गई, परमाणु के बारे में जे थॉमसन ने बता दिया कि कैसा परमाणु होता है, तो उसके बाद वहाँ पर उसके अंदर पाए जाने वाले कणों के बारे में हम जानने की बात करेंगे, है ना। क्योंकि परमाणु जो था जे थॉमसन के हिसाब से सबसे छोटा कण था, लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने वहाँ पर परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कणों की खोज की। क्या आप बता सकते हो कि परमाणु के अंदर कौन कौन से कण मिलते हैं? जल्दी से बताइए। यस, परमाणु की अंदर पाए जाने वाले कौन 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 से होते हैं? अभी हमें इस प्रश्न पर नहीं आना है। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमाणु के अंदर पाए जाने वाला कण कौन कौन से होते हैं। यस, जल्दी से बताइए, परमाणु में पाए जाने वाले कण कौन कौन से होते हैं? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। परमाणु में पाए जाने वाले कण, पाए जाने वाले कण कौन कौन से होते हैं? यस, आप अपना जवाब लिखिए जल्दी से, मुझे इंतज़ार है। मैंने आपको चैट बॉक्स में देखिए प्रश्न का जो फॉर्मेट है वो दिया है। बेशक यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, पर हिंदी के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे टाइप किया है कि परमाणु में पाए जाने वाले कौन कौन से कण होते हैं। यस, जल्दी से जवाब दीजिए। हमें प्रश्न का जवाब नहीं देना है अभी हम प्रश्न पर गए ही नहीं हैं। हमें केवल जो मैंने पूछा है कि परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, उसका जवाब देना है। देखिए, जे थॉमसन ने तो बताया था कि परमाणु छोटे से छोटा कण होता है, लेकिन हमें बात यह करनी है कि उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने परमाणु के बारे में बहुत डिटेल में बताया, और ये बताया कि परमाणु किस प्रकार से जो है छोटे से छोटा कण नहीं है, परमाणु के अंदर भी कुछ कण पाए जाते हैं। यस, बहुत बहुत सही जवाब दिया है सत्यम ने। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब। सत्यम का बिल्कुल सही जवाब है। मोहित खान का भी अच्छा जवाब है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, पर एक कण इनसे छूट गया है। चलिए, नरेश का भी बहुत अच्छे से जवाब है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए, जे थॉमसन ने तो ये बताया था कि परमाणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है। लेकिन जे थॉमसन के बाद और बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने परमाणु के ऊपर वहाँ पर डिस्कवरियाँ की, प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, और ये बताया कि किस प्रकार से परमाणु से छोटे छोटा कण नहीं है। तो फिर परमाणु के अंदर छोटे छोटे कण 3 प्रकार के और भी मौजूद हैं। तो अभी अभी जवाब भी दे रहे कुछ बच्चे अभी तक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ऐसे ही एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक कण को खोजने के लिए। क्योंकि अब आप चैप्टर पढ़ चुके हो, तो अब हम यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं कि विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अर्थात किसी एक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो हमारे पास थे, इन 3 कणों की खोज में से एक कण की खोज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना।
तो हमें बताना है कि वो जो सोने की पन्नी वाला एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट था, वो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं। एक ऑप्शन दिया गया है नील बॉहर, देखिए आप अच्छे से दिखाई दे रहा होगा नील बॉहर। और दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है चैडविक, जेम्स चैडविक। और जो तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो जे थॉमसन ने, चैडविक ने या नील्स बॉहर ने, किसने यहाँ पर सोने की पन्नी से एक्सपेरिमेंट किया और एक कण के बारे में बताया। देखिए आपको जो सोने की पन्नी वाला एक्सपेरिमेंट है, मैं आपसे जवाब लेता हूँ अभी, और जवाब तो ऑलरेडी बच्चे दे रहे हैं। अरे वाह भाई, आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हो, है ना, कितनी जल्दी जल्दी जवाब। देखो मैंने क्वेश्चन जैसे ही फ्लैश किया था स्क्रीन पे, जवाब तभी आने शुरू हो गए थे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी बच्चों का। अरे वाह, अगर आप ऐसे ही अपने अच्छे से रिस्पॉन्स देते रहोगे और अच्छे से और सही जवाब देते रहोगे तो हमारी जो मेहनत है ना ये कामयाब है। हमारे SCRT की मेहनत कामयाब है, अवंती की मेहनत कामयाब है, और आप लोगों ने सीखा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी, बहुत ही बड़ी बात है। चलिए, तो जवाब तो दे ही दिया है, अक्सर बच्चों ने जो है वहाँ पर वो लिख रहे हैं, और सही जवाब इसका अर्नेस्ट रदरफोर्ड है ना। अच्छा, इन्होंने जो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए अभी चैट बॉक्स पे मत जाइए और थोड़ा सा ध्यान स्क्रीन पर लगाइए, क्योंकि हम ये जान लें कि जो ये सोने की पन्नी वाला जो एक्सपेरिमेंट है, सोने की पन्नी अर्थात गोल्ड फॉइल ये वाला, ये क्या एक्सपेरिमेंट था और इससे कौन से तत्व की या हम कहें कि परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण की खोज हुई। देखिए जो जे थॉमसन थे, उन्होंने तो परमाणु को छोटे से छोटा कण बता दिया था, लेकिन उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड हुए। उन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये वाला एक्सपेरिमेंट देखिए। उन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन लगा रखी है, ये वाली एक स्क्रीन लगा रखी है ऐसे ऐसे, जो आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक लेड का पीबी, लेड जो शीशा होता है उसका बॉक्स लिया है ना, और इसके अंदर अल्फा पार्टिकल देने वाला पदार्थ ले लिया, रेडियो एक्टिव पदार्थ, अल्फा पार्टिकल इमिट करने वाला, जिसमें से अल्फा किरणें निकल रही थी, है ना। जैसे अल्फा कण किससे निकल सकती है, जैसे हीलियम होता है, हीलियम से निकल सकती है। तो इसके अंदर उसने अल्फा कण निकालने वाला एक पदार्थ रख दिया, जिससे अल्फा कण निकल रहे थे। अल्फा कण का मतलब उनकी किरणें निकल रही थी अल्फा पार्टिकल्स की, और अल्फा पार्टिकल्स अपने आप में बहुत हैवी होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा कण से जो ये हीलियम था या जो अल्फा कण निकाल रहा था, उनको उन्होंने लेड के एक बॉक्स के अंदर रखा, और ताकि वो इधर उधर ना फैले, और एक होल से उन अल्फा किरणों को देखिए यहाँ से गुजारा ऐसे। और ये जो स्क्रीन थी यहाँ पर भी उसने एक स्लिट लगा दी, और उस स्लिट के अंदर यहाँ पर एक होल कर दिया कि उसके अंदर से ही वो किरणें जाएं। वो किरणें उसके अंदर से गुजारी और सामने रख दी। ये जो आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, ये है गोल्ड फॉयल। ये है गोल्ड फॉयल, सोने की पन्नी, पतली सी, बिल्कुल जैसे जैसे पॉलीथीन होती है ना, वह उससे भी पतली पन्नी ली उसने, सोने की गोल्ड फॉयल, है ना। और उससे उसको टकरा दिया, उसके उन किरणों को, अल्फा किरणों को वहाँ पे टकरा दिया। और फिर उसने ऑब्जर्वेशन नोट की वहाँ पर उस स्क्रीन पर, ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन नोट की कि होता क्या है। देखिए यहाँ पर इसके अंदर भी आपको एक जिफ दिखाई गई है, जिसमें अल्फा जो कण है वो आ रहे हैं और गोल्ड फॉइल से टकरा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन आप देख पा रहे हो, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है ना। इन 3 प्रकार की ऑब्जर्वेशन के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, मैं आगे भी आपको ये दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हमारा ये जो प्रश्न था कि किस वैज्ञानिक ने सोने की पन्नी का प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल का यूज किया था, है ना। तो वो गोल्ड फॉइल यूज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब आप फिर से तैयार हो जाइए। क्यों, किसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम मूव करेंगे, किसके ऊपर मूव करेंगे, अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास ये। अच्छा, अगले प्रश्न से पहले इसका जवाब भी तो मुझे आपको दिखाना था। ये देखिए, ये है हमारे पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये जो साइंटिस्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और इनको आप पहचान लीजिएगा।
इनकी फ़ोटो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इनको कहते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये जो गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट है, सोने की पन्नी वाला जो प्रयोग है, ये बहुत ही फेमस प्रयोग है। इस प्रयोग के बारे में आप कक्षा 11 में भी पढ़ने वाले हो, है ना, कक्षा 11 में, और आगे भी पढ़ने वाले हो बड़ी क्लासों में। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया है, वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड कौन है? ये वाले वैज्ञानिक है। तो जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अरे वाह, एक और प्रश्न देखो, बहुत अच्छा और आसान सा प्रश्न है, इसको पढ़िए ध्यान से। चलिए मैं रीड कर दे रहा हूँ। देखिए, इन रदरफोर्ड्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस आर सिमिलर टू द प्लैनेट्स अराउंड द सन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर लिमिटेशन ऑफ द मॉडल। देखिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जो अभी हम रदरफोर्ड का मॉडल देख रहे थे, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि एक बीच में न्यूक्लियस होता है और इस तरीके से परमाणु जो है वो होता है, और उन्होंने बताया था कि परमाणु के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट कक्ष होते हैं, और उन कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना, घूमते रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम। ये देखिए, ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। ये वाला जो है वो क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। तो ये जो बीच में आपको रेड बॉल दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये तो है न्यूक्लियस, अर्थात नाभिक है ना। और ये जो है, ये जो ब्लैक लाइन से जो चारों तरफ स्पाइरल्स दिखाए हुए हैं, इनको हम कहते हैं कक्ष, अर्थात ऑर्बिट कहते हैं हम इनको, है ना। और ये जो इसमें येलो, ब्लू और साथ में ग्रीन कलर के जो आपको बॉल्स घूमते हुए दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है इनमें इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो ये सब वहाँ पर हमें किसने बताया? रदरफोर्ड ने बता दिया। और इस रदरफोर्ड ने अपने इस परमाणु के मॉडल को, जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं, बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा उन्होंने बताया, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये सेम वैसे ही था जैसे हमारा सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम में क्या है? सूर्य है ना, सूर्य, सन, और सन के चारों ओर क्या है? बहुत सारे जो है 8 प्रकार के जो प्लेनेट है ना, वो घूम रहे हैं। कहीं पे अर्थ घूम रही है, कहीं पे जो है हमारे पास और जुपिटर घूम रहा है, सैटर्न घूम रहा है, अलग अलग प्रकार के, कहीं बृहस्पति, कहीं पृथ्वी, कहीं मंगल, कहीं बुध, अलग अलग प्रकार के ग्रह घूमते रहते सूर्य के चारों ओर। तो ये जो मॉडल था, इससे मिलता जुलता था, है ना। अगर सूर्य को नाभिक मान लें, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरह घूम रहे हैं? ग्रहों की तरह घूम रहे हैं, है ना। ऐसा रदरफोर्ड ने कंपेयर करके बता दिया था। कंपेयर किस लिए किया था? ताकि आसानी से उनका मॉडल समझ में आ जाए, है ना। लेकिन प्रश्न हमारा ये नहीं है। प्रश्न हमारे पास क्या है? प्रश्न हमारे पास है कि इस मॉडल की एक प्रमुख सीमा थी, अर्थात लिमिटेशन थी, और वो लिमिटेशन हमारे पास कौन सी है? वो लिमिटेशन हमें बतानी है। देखिए, पहला वो बोल रहे हैं कि इट कुडंट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। वो नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर सके। सही जवाब है कि न्यूट्रॉन के बारे में तो उन्होंने बताया ही नहीं था। उन्होंने तो केवल किसके बारे में बताया था? कि चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और बीच में प्लस चार्ज होता है, और प्लस चार्ज को, ये जो प्लस चार्ज इसमें भरा हुआ है, प्लस चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसका नाम उन्होंने प्रोटॉन दिया था। प्रोटॉन, क्या दिया था? प्रोटॉन, है ना। तो उन्होंने एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी थी। प्रोटॉन होता है इसके अंदर, नाभिक के अंदर, वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना। लेकिन इसके अंदर एक प्रकार का और भी कण होता है जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं। तो वो नाभिक में न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया उन्होंने, वो नहीं बता पाए थे, है ना। इसके लिए अलग एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, है ना। तो दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर, अगर हम दूसरा जवाब देख रहे हैं, क्या है दिया हुआ हमारे पास, वो है इसमें विभिन्न तत्वों के रासायनिक गुणों को ध्यान में नहीं रखा गया।
रखा गया था, क्योंकि परमाणु मॉडल दिया गया था तो रासायनिक गुणों को ध्यान में रखा गया था, तभी परमाणु मॉडल दिया जा सकता है। अगर कोई परमाणु मॉडल रासायनिक गुणों को ही नहीं बताएगा तो फिर परमाणु मॉडल कैसा हुआ वो, तो परमाणु उनका तो ध्यान में रखा गया था। अच्छा, यह स्पष्ट नहीं कर सका कि आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में सर्पिल क्यों नहीं होते, ये भी उन्होंने बताया था। इसके बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन को यदि नाभिक के अंदर पहुंचा दिया जाए तो वो वहाँ भी घूमते रहेंगे, लेकिन वो उनके बारे में अच्छे से नहीं स्पष्ट कर पाए थे, है ना। इसके अलावा परमाणु के द्रव्यमान को मापने की इकाई का तरीका शामिल नहीं था। ये तो द्रव्यमान तो उन्होंने बताया था कि द्रव्यमान जो इसके अंदर प्रोटॉन है ना, पॉजिटिव चार्ज है, उसका जो भार है वही उसका द्रव्यमान है। तो ये तो सारी चीज़ें बताई थी, है ना। लेकिन उनकी जो प्रमुख सीमा थी वो क्या थी, चलिए देखते हैं। और उनकी जो सही सीमा है ये देखिए, बिल्कुल सही, प्रिया ने जवाब दिया है सही। प्रिया का जवाब है ए, बिल्कुल प्रिया वर्मा, बिल्कुल सही जवाब। मंजू वर्मा भी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मोहित खान आज लग रहा है आज बहुत अच्छे मूड में है। 3 जवाब दिए हैं, तीनों जवाब इसके बिल्कुल सही है, और अभी तक पता है 3 ही क्वेश्चन पूछे हैं, है ना, और तीनों का इसने सही जवाब दिया है। हमारी स्लाइड्स का ये दूसरा प्रश्न था, और एक मैंने अपनी तरफ से पूछा था कि परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं, और इसके तीनों जवाब सही है, बिल्कुल सही। मोहित खान शाबाश बेटा, इसी तरीके से आपको मेहनत करनी है, और जब भी आप क्लास लेते हो और एक्टिव रह करके जवाब दे तो बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ाने वाले टीचर को भी। तो आई थिंक कि उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया था, ये उनकी एक मॉडल की प्रमुख सीमा थी। क्योंकि मैंने बताया कि परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज पहले हो चुकी थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज कर दी थी, बच गया कौन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी कि कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है। आई थिंक इसका जवाब हमें सही से मिल गया होगा। इसका जवाब बिल्कुल सही है ए, नेहा प्रजापति है, वो भी अच्छे से सही जवाब दे पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। कुछ बच्चे देखिए क्लास में अभी 66 की स्ट्रेंथ मुझे दिखाई पड़ रही है, 66 पर यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये मेरे लिए थोड़ा सा उदासी का कारण है कि जब आप 66 बच्चे यहाँ क्लास में हो, 66 बहुत बड़ी संख्या होती है, तो ये जो चैट बॉक्स जब आंसर आपसे पूछा जाता है तो उसका जवाब आप सभी को देना है, सभी को जवाब देना है। आप अपने बाकी काम छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे की क्लास आपकी 7 बजे ख़त्म हो जाएगी, तो आप इसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाइए, पूरा ध्यान दीजिए। यस, अब मैं अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर चुका हूँ, प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, जवाब आपको ढूंढना है, और आप ढूंढेंगे, मैं आपकी ढूंढने में हेल्प करूँगा लास्ट में, ठीक है। चलिए, इफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वर एंटायरली करेक्ट, यदि रदरफोर्ड का मॉडल पूरे तरीके से सही था, वट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन, तो आप क्या सोच रहे हो कि क्या होता इफ इलेक्ट्रॉन्स वर फायर्ड डायरेक्टली एट एन एटम, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एटम के ऊपर सीधा दागते, सीधा हम इलेक्ट्रॉन को परमाणु के ऊपर दागते, छोड़ते, तो क्या करते, क्या होता, क्या ऑब्जर्वेशन होती आपकी, ये हमें बताना है इसमें। देखिए क्या बता रहे हैं ये हमें बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, परमाणु है। हमने क्या पढ़ा कि परमाणु में नाभिक होता है सेंटर के अंदर, उसमें हमने पढ़ा कि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, और प्रोटॉन जो है वो नाभिक के अंदर होते हैं। अब इनका जो जवाब है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन को सीधा उस परमाणु के ऊपर दागा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, टकराया जा रहा है, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएगी। चलिए, आंसर तो बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। बलजीत ने आंसर दिया है डी, अंश ने दिया है ए, प्रीतम ने दिया है सी। ओ वाह, अलग अलग जवाब। अरे भाई, प्रश्न तो एक ही है तो जवाब भी तो एक ही होना चाहिए, आपके अलग अलग जवाब कैसे आ रहे हैं, है ना। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर को भी ध्यान से पढ़ें। आपका आंसर जब अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, जब तक करेक्ट आंसर नहीं आएगा आपके पास। चलिए हम एक बार देखते हैं कि आंसर क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स वुड बाउंस ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू डेंस पॉजिटिव चार्ज, घने
प्लस चार्ज होने की वजह से, बहुत सारा प्लस चार्ज है ना आप नाभिक के अंदर, घने प्लस चार्ज होने की वजह से, धन आवेश होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नाभिक से उछलेंगे। इससे उछलेंगे? अरे बिल्कुल नहीं उछलेंगे। क्यों नहीं उछलेंगे? क्योंकि तो प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो उछल के क्यों भागेंगे? पॉजिटिव तो नेगेटिव को खींचेगा अपनी तरफ, करेक्ट। और पता है ये जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ना किसी परमाणु में, वो इस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की वजह से ही लगा रहे हैं कि प्रोटॉन उनको बाहर नहीं जाने दे रहा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक आकर्षण बल लग रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन तो आकर्षण जब होता है तो दूर नहीं जाने देता है ना। तो यहाँ पे नाभिक दूर नहीं जाने देता, तो इस आई थिंक ये गलत जवाब है। तीसरा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बिना किसी विक्षेपण के सीधे परमाणु से गुजर जाएंगे। ये भी तो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, मान लो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के पास से निकला, तो इलेक्ट्रॉन मतलब समान आवेश, माइनस माइनस ऋण आवेश हो गए दोनों, और ऋणावेश एक ऋणावेश और किसी दूसरे ऋणावेश के साथ संपर्क में आता है, नजदीक आता है, तो वहां पर उनमें क्या होता है? रिपल्शन होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो बिना विक्षेपण के, बिना डिफ्लेक्शन के सीधा निकल जाएगा? नो नो नो, ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिए, तो कुछ आइडिया आ रहा होगा आपको जवाब का। तीसरा हम कर चुके हैं, इसका चौथा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन के साथ मिलकर परमाणु को निष्क्रिय कर देंगे। ओ, निष्क्रिय का मतलब है उसको खत्म कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज किसको करेंगे? चार्ज अपना अपना अपने पास रहेगा, है ना। तो इसका जो सही जवाब है वो है, देखो, बी, है ना। क्या है? बी। देखिए ये हमारे पास जो बी जवाब है बिल्कुल सही जवाब है, बी, कि इलेक्ट्रॉन वुड अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होंगे लेकिन अपनी गति के कारण परिक्रमा करते रहेंगे। ये इसका सही जवाब है। तो जिन बच्चों ने बी जवाब दिया है, यहाँ पर मुझे एक बी जवाब दिखाई पड़ रहा है अनिल कुमार का, और दीपक वर्मा का। दीपक का दूसरा जवाब ये सही है, दिनेश का भी सही पड़ रहा है मुझे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यश नागर का भी जवाब भी है। तो बच्चे जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। यस, अब सही जवाब आ रहे हैं सभी बच्चों के। तो मुझे आशा कि ये वाला प्रश्न आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा अगला नया प्रश्न है, देखेंगे ना। चलिए ध्यान लगाइए इधर, ये देखिए, ये हमारे पास अगला नया प्रश्न है। देखिए, वैज्ञानिक एक समय मानते थे, प्रश्न पढ़ते हैं हम, हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक एक समय मानते थे कि परमाणु अविभाज्य कण है, कि जो परमाणु है ना उसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे थॉमसन ने भी यही बताया था कि परमाणु छोटे से छोटा कण होता है ना, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। जब छोटे से छोटा कण है तो इसका मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो वैज्ञानिक जब तक जे थॉमसन ने अपना परमाणु का मॉडल दिया था तब तक यही मानते थे कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खोज की, एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, है ना, फिर बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, है ना, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन एन कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं, ये है ना, बाद में पता चला, है ना। तो अब हमें इन तथ्यों के आधार पर, ये जो हमें तथ्य दिए हैं ना, कि पहले ये माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य कण है, बाद में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई। तो आप इन ऑप्शंस को देख करके बताना है कि परमाणु की, ये देखिए कि इन, ये जो यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4-5 ऑप्शन में कि कौन सा जो है ऐसा ऑप्शन है जो ये चुनौती देगा कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है। अर्थात किससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो वो बोला गया कि सबसे छोटा कण है, नहीं, वो गलत है। ऐसा हम कैसे बता सकते हैं? कौन से ऑप्शन से बता सकते हैं? देखिए, अणु बनाने के लिए परमाणु अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाता है। ये देखिए कि एक अणु है,
और ये यहाँ पे लिखते हैं, एक अणु है और दूसरा अणु है, ये दोनों जुड़ जाते हैं और जुड़ करके परमाणु बना देते हैं। जैसे ये एक हाइड्रोजन का परमाणु, ये हाइड्रोजन का परमाणु, और दोनों ने जुड़ के हाइड्रोजन का अणु बना दिया। तो आबंध बना सकते हैं। क्या ये चुनौती देगा इसको कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं? चलिए अगला भी देख लेते हैं। परमाणु प्रतिक्रियाओं में परमाणु टूट सकते हैं जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अरे हाँ, बिल्कुल टूट सकते हैं। जैसे यूरेनियम होता है, यूरेनियम भी एक परमाणु है और इससे हम स्लो मोशन में न्यूट्रॉन टकराते हैं तो ये यूरेनियम दो भागों में टूट जाता है, एक बेरियम में और एक क्रिप्टॉन के अंदर। बेरियम और क्रिप्टॉन, और साथ में यहाँ पर ट्रेमेंडस अमाउंट में, बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है यूरेनियम, है ना। और उससे जब स्लो मोशन में न्यूट्रॉन को टकराया जाता है तो बहुत सारी ऊर्जा भी निकलती है और बेरियम क्रिप्टॉन दो छोटे साइज के परमाणु भी बनते हैं, है ना। तो क्या है कि परमाणु प्रतिक्रियाओं में टूट सकते हैं जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यस, मे बी करेक्ट। अगला देखते ऑप्शन क्या है, आपको जवाब ढूंढ के रखना है। हम बात करेंगे अभी, कुछ बच्चे तो ऑलरेडी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं कुछ बच्चे जवाब ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे देखते हैं तीसरा ऑप्शन, एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान थोड़ा भिन्न हो सकता है जैसा कि आइसोटोप में देखा जा सकता है। ऑप्शन तो ये सही लग रहा है, पर ये क्या इसको चुनौती देता है कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है? क्या ये इस चीज को चुनौती देता है? बिल्कुल नहीं, नहीं दे रहा। अच्छा, अगला एक और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, ये देखिए डी वाला। रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणु निश्चित अनुपात नियम का पालन करते हुए विशिष्ट अनुपात में संयोजित होते हैं, विशिष्ट अनुपात में मिलते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? सही तो है, पर ये क्या इसको चुनौती देगा? नहीं देगा। तो हमारे पास सही जवाब क्या है? चलिए देखिए, ये हमारे पास सही जवाब है, ये हमारे पास सही जवाब है कि एटम्स कैन बी ब्रोकन डाउन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर एटम को हम अविभाज्य कण मान लें कि वो टूटता ही नहीं है, तो वो टूटेगा नहीं उस परिभाषा के हिसाब से। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वहां पर निकल रहे हैं, उसके अंदर से आ रहे हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसके छोटे कण हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी एटम को तोड़ना चाहेंगे या हम उसको दूसरे किसी परमाणु में बदलना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिल्कुल छोटे होंगे, तो वो अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी मैंने बताया था आपको कि यूरेनियम से न्यूट्रॉन को टकराया तो दो छोटे छोटे भागों में टूट गया। इसका मतलब कि परमाणु प्रतिक्रिया में टूट सकता है, अविभाज्य नहीं है परमाणु टूट सकता है। किसके अंदर टूट सकता है? छोटे छोटे परमाणुओं में भी टूट सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी दे सकता है वो, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तो उनका निकलना तो असंभव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो दे ही सकता है ना। और न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन की संख्या घटा दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो भी एक परमाणु दूसरे परमाणु में बदल सकता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा बी। चलिए देख लेते हैं बी किस किसने जवाब दिया। यस, मंजू वर्मा बिल्कुल सही, नितेश, राकेश, देवराज, दिनेश, यश, दीपक, मोहित खान, एक बार फिर से सही जवाब। नेहा प्रजापति का भी बिल्कुल सही जवाब। यस 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 यस। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे अपने आंसर्स को लगातार रिपीट करते हैं। एक बच्चे ने जवाब दे दिया, उसका ऑप्शन मान लीजिए उसने बी दिया, तो वो बार बार उसको रिपीट ना करे, है ना। हम देख रहे हैं कि आपका जवाब क्या आया है, यहाँ पे नजर आता है। एक बार या दो बार आप रिपीट कर सकते हो, है ना। और वो भी तब देना है जब आपसे पूछा जाए, पहले नहीं देना। आप पहले दे देते हो तो दूसरे बच्चे चीटिंग कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपका आंसर देख के ना फिर अपना जवाब देने लगते हैं, करते हैं ना ऐसे। तो हमें क्या करना है, जब आपसे पूछा जाए कि यस इसका जवाब क्या होगा, फिर आपको जवाब देना है ना। तब तक आपको इंतजार करना है, तब तक आपको इंतजार करना है जवाब देने का। पहले जवाब नहीं देना, पहले जवाब दे दोगे तो दूसरे चीटिंग कर लेंगे और हमें वो नहीं करवानी है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस बार हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे आंसर की कोई कॉपी ना करे, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ओहो, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए
अभी अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे पहले उसमें, है ना। देखिए क्या है हमारे पास प्रश्न जो है, यदि जी थॉमसन का परमाणु मॉडल पूरी तरह से सटीक था, मतलब सही था, एक्यूरेट था, तो रदरफोर्ड ने अपने सोने की पन्नी के प्रयोग में क्या देखा? वो वही जो हमने वहाँ पे छोड़ दिया था, पेंडिंग रख दिया था, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे कि एक सोने की पन्नी ली थी और एक बॉक्स के अंदर, वहाँ पर लेड बॉक्स के अंदर वहाँ पर हीलियम जैसा अल्फा पार्टिकल निकालने वाला, अल्फा कण निकालने वाला उसने रेडियो एक्टिव वो पदार्थ रखा था जिससे रेडिएशन निकल रही थी, और यहाँ पे उन्होंने स्लिट लगा दी थी उसको एक डेफिनेट डायरेक्शन देने के लिए, और उसको टकराया था एक सोने की पन्नी से। ये गोल्ड फॉइल थी, है ना, ये थी गोल्ड फॉइल थी ना। अब इस गोल्ड फॉइल से जब ये किरण, यहाँ पर उन्होंने एक स्क्रीन भी लगा रखी थी, ऐसे करके लगा रखी थी ना स्क्रीन, तो इस स्क्रीन से जब वो टक्कर इस गोल्ड फॉइल से जब ये अल्फा, ये वाले जो अल्फा कण है जब टकराए थे, तो इनका क्या हुआ था? तो उन्होंने सोने की पन्नी से रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या देखा होगा? ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और हम इन ऑप्शंस की बात करें उससे पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। देखोगे वीडियो? और आपको खुद ही यहाँ पर अंदाज़ा आ जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि ये वाला वो लेड बॉक्स हो गया एक तरीके से, और यहाँ पे ये स्विच हो गया, ये गोल्ड की फॉइल हो गई, गोल्ड फॉइल हो गई, गोल्ड फॉइल मतलब AU, और यहाँ पर ये परमाणु दिखा रखे हैं, ये वाले जो हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये आपके परमाणु हैं। और ये यहाँ पर क्या है? ये नाभिक दिखाया गया है, न्यूक्लियस, नाभिक, ठीक है, ये आपका नाभिक है। और ये जो आ रहे हैं ये अल्फा कण है, सारे के सारे ये क्या है? ये अल्फा कण है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है क्या हो रहा है? जब अल्फा कण यहाँ से इसके पास से गुजर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देख सकते हो आप, है ना। चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं इसको। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। देखिए अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ से ये ऑन हुआ, अल्फा कण गई, सोने की पन्नी से टकराई, तो ये देखिए ये नाभिक के बीच में, यहाँ पर ये जो है अल्फा कण जा रहे हैं, क्या ये सीधे जा रहे हैं? देख रहे हैं हम, देखिए ज़्यादातर तो सीधे जा रहे हैं, मोस्टली सीधे जा रहे हैं। कुछ एक जो इसके पास से निकलता है यहाँ से वो इधर इधर बैंड हो जाता है। ये चलो नाभिक से बड़ा करके देख लेते हैं, ये इसके पास से गया, ये मुड़ गया इधर, ये इसके पास से गया, ये मुड़ गया इधर, बाकी ज़्यादातर क्या हो रहे हैं? सीधे जा रहे हैं। एक आधा ऐसा भी है जो टकरा के देखना भी यहाँ से ऐसे वापस आ जाएगा, ये आ गया इधर वापस, ये आया, और ये वाला ये आ गया, देखिए ये वाला ये आया। तो इस तरीके से क्या हम देख पा रहे हैं? तो जे थॉमसन का जो परमाणु का मॉडल था, अगर ये सही है तो रदरफोर्ड ने अपनी सोने की पन्नी के प्रयोग से क्या देखा? आप चले ऑप्शन पे, है ना, या आपको दोबारा देखना है? आप जल्दी से बताइए, अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो यस रिपीट सर, आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए यस प्लीज़ रिपीट सर, या रिपीट ही लिख दीजिए आप, प्लीज़ जल्दी से करिए ताकि मैं इसको रिपीट कर दूं। अगर आपको रिपीट करना है तो यस, मेरे पास आ रहा है कि यस, एक बच्चे ने लिखा यस। जल्दी से दूसरे बच्चे भी जवाब दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रिपीट करना है तो रिपीट, अदरवाइज हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। यस यस, जवाब सही आ रहा है। वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि वो जवाब रिपीट हो गया, मतलब फ्लैश हो गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर यस कह रहा है, रिपीट सर। चलिए हम एक बार फिर से देखते हैं इसको, एक बार फिर से समझिएगा कि ये कैसे हुआ। आपको पहले परमाणु का जो मॉडल है वो दिखाया जाता है, अल्फा कण दिखाए जाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर इससे अल्फा कण निकलेंगे, अभी ये निकले, गोल्ड फॉइल से टकरा गए, ये वाली सोने की पन्नी है, तो वो यहाँ पर आते हुए दिखाए गए हैं, ये चल रहे हैं। ये नाभिक है, यहाँ पर इसका नाभिक ये है, तो नाभिक के पास से जो जा रहे हैं वो मुड़ जा रहे हैं, जा तो रहे हैं ज़्यादातर सीधे जा रहे हैं, और ये नाभिक को बड़ा करके दिखाया गया। इसके पास से जो जाएगा देखो ये मुड़ गया, इधर ये मुड़ गया, है ना। सारा का सारा जो है ना वो क्या हो रहा है? डाइवर्ट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक आधा ऐसा भी है 20,000 में से एक दो ऐसा जो टकराने के बाद क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, इधर वापस आ जाएगा टकराने के बाद, पर वो लगभग 20,000 में से एक आता है। कितना? 1 in 20,000, 20,000 में से एक वापस आता है।
और ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर स्टेट जा रहे हैं। तो हमारे पास जो तीन, यहाँ पर मैं बता रहा था आपको स्टार्टिंग में कि तीन ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल रही है। पहली ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द रेज पास विदाउट एनी डेविएशन। ज़्यादातर जो रेज हैं वो पास विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी विचलन के सीधे निकल रहे हैं अल्फा कण, है ना। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो परमाणु है ना, ये नाभिकों के बीच में अंदर से उसका ज़्यादातर स्पेस खाली है, तभी तो सीधे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, द पार्टिकल्स विच आर जस्ट पासिंग नियर द न्यूक्लियस देन दे डेविएटेड। जो न्यूक्लियस के पास से जा रहे हैं वो डेविएट हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल्स इससे टकरा रहे हैं, ये वाले जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये हैवी भी होते हैं अल्फा कण, है ना, और इन पे धन आवेश होता है। तो धनावेश और धनावेश वाला हैवी पार्टिकल और किसी दूसरे धनावेश के पास से निकलेगा, यहाँ से ये भी पॉजिटिव है अल्फा कण, ये इसके पास से निकल रहा है और फिर ये डेविएट हो रहा है ऐसे, है ना। इसका मतलब कि ये इससे ज़्यादा भारी है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सिद्ध हो गया कि जो नाभिक है ना, ये वाला नाभिक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कण होते हैं, जिसको रदरफोर्ड ने प्रोटॉन कह दिया, है ना। तो दूसरे से ये सिद्ध हो गया। पहले से ये सिद्ध हुआ कि परमाणु का ज़्यादातर भाग खाली है, दूसरा से ये सिद्ध हुआ कि परमाणु का जो केंद्र है उसके अंदर प्लस अर्थात धन आवेश वाला एक कण है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और तीसरे से क्या सिद्ध हुआ कि जो मैंने बताया 20,000 में से एक कण ऐसा जो इसे टकराए, टकराने के बाद वापिस हो गया। इसका मतलब कि इस हैवी कण, अल्फा कण जो है ना, जो भारी है उससे भी ज़्यादा भारी है। भारी का मतलब द्रव्यमान। तो तीसरे से सिद्ध हुआ कि परमाणु का ज़्यादातर जो द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में है ना। इलेक्ट्रॉन से कोई ज़्यादा द्रव्यमान नहीं बनता, पर जो नाभिक है उससे उसका द्रव्यमान ही परमाणु का द्रव्यमान है, ये उन्होंने बताया। चलिए, इसका जवाब जो है वो बहुत सारे बच्चों ने पहले ही दे दिया। बी इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही। और अल्फा कण बिना किसी विक्षेपण के गुजर रहे हैं। तीन थे वहाँ पर, हमने जो देखा कि ज़्यादातर कण जो हैं वो बिना विक्षेपण के सीधे जा रहे हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत अच्छे से देखिएगा। बोहर के मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित कक्षाओं पर विचार पेश किया। यस, हम बोहर के मॉडल के बारे में थोड़ा जान लें पहले। तो नाभिक तो डिस्कवर हो ही चुका था और बोहर ने बताया था कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न प्रकार के कक्ष होते हैं। ये कक्ष हो गए हैं नाभिक के चारों ओर, ठीक है। ये पहला कक्ष हो गया, बोहर ने बता दिया था इसका नाम के होता है, ये पहला कक्ष है। दूसरा जो है वो एल कक्ष होता है। उन्होंने बताया था कि पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। दूसरे के अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। कुछ ये उन्होंने वहाँ पर पोस्टुलेट्स दिए, है ना। साथ ही उन्होंने क्या बताया कि जितने किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं मात्रा में, इसलिए परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, है ना। ये उनका परमाणु का एक संक्षिप्त सा विवरण था। चलिए, अब हम उनके प्रश्न को जानते हैं कि उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही है। के अंदर, एल के अंदर, एम के अंदर, के, एल, एम, एन और आगे भी इसी तरीके से कक्ष होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये बोहर ने बताया था। लेकिन इनमें से कौन सबसे अच्छा बताता है कि बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक में सर्पिल क्यों नहीं होते? अगर ये इलेक्ट्रॉन या नाभिक के अंदर चला जाए तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? इनमें से कौन सा सही बताता है? देखिए, पहला ऑप्शन है, नाभिक के धनात्मक आवेश से इलेक्ट्रॉन विकसित होते हैं। विकसित का मतलब है रिपेल, रिपेल होना, अपकर्षित होना, है ना। अब वो तो नहीं होंगे क्योंकि इस पे तो प्लस चार्ज होता है नाभिक में, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, तो आकर्षण होता है, आकर्षण। तो ये तो गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह स्थिर रहते हैं, गति नहीं कर सकते, ये अभी तो गलत है। इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं सोलर सिस्टम में, जैसे ग्रह घूमते हैं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है, विशिष्ट कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा स्तर को परिमाणित किया जिससे ऊर्जा की हानि को रोका जा सके। हाँ, ये वाला सही है, ये वाला सही है। यस 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 यस,
ये वाला सही है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो नाभिक है ना, नाभिक के चारों ओर कक्ष हैं जिनको KLMN बताया गया। इन KLMN की जो ऊर्जा है वो फिक्स है ना। और पहला शेल है उसकी ऊर्जा निकालनी है तो EN का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो हम E1 करके निकाल लेंगे, दूसरे कक्ष की ऊर्जा निकाल लेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हर एक कक्ष की ऊर्जा निर्धारित है, और जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो कक्ष की ऊर्जा से घूमते हैं, खुद की ऊर्जा से नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वो यही वाला होगा। अगला बोल रहा है नाभिक में चुंबकीय क्षेत्र होता है जो इलेक्ट्रॉन को दूरी पर रखता है, ये नहीं, ये गलत जवाब है। तो हमारे पास जो सही जवाब है, इसका जवाब मैं ही आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि डिस्क्लोज कर दिया है मैंने। इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक ऑर्बिट हैव क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स एंड प्रिवेंटिंग एनर्जी लॉस। हर एक ऊर्जा स्तर, हम उसको ऑर्बिट को यहाँ पर ऊर्जा स्तर कह देते हैं, एनर्जी लेवल, है ना। बोहर ने जो KLMN थे उनको एनर्जी लेवल का नाम दिया क्योंकि हर एक की कक्ष की एनर्जी होती है। और मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना, हालांकि बड़ी क्लास में आता है, जो हमारे पास K कक्ष हो गया, इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, एक L कक्ष होगा, KLM, है ना। अगर हम इनके दोनों की ऊर्जा की बात करें तो K की ऊर्जा सबसे कम, सॉरी, K की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, L की ऊर्जा जो है नहीं, K जो है हमारे पास, K की जो ऊर्जा है वो सबसे कम होगी, L की ऊर्जा उससे ज़्यादा होगी, M की ऊर्जा उससे ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ऊर्जा के स्तर हैं ये सबसे पहली सीढ़ी है। इस पहली सीढ़ी में जाने के लिए कम एनर्जी लगेगी, इससे जंप करके हम दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे, ये दूसरी सीढ़ी हो गई, इसमें ज़्यादा लगेगी। पहली सीढ़ी जो है वो हमारे पास K है तो इसकी ऊर्जा कम है, L की ऊर्जा उससे ज़्यादा है, M जो तीसरा आएगा उसकी ऊर्जा उससे ज़्यादा होगी, N जो इससे आगे आएगा उसकी ऊर्जा और भी ज़्यादा होगी, है ना। तो ये ऊर्जा स्तर अर्थात एनर्जी लेवल, हम इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये ओहो बहुत ही आसान प्रश्न है इस बार। इसका जवाब मैं आप लोगों से चाहूँगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से। प्रश्न पढ़िए, यदि किसी परमाणु का विन्यास 285 है तो स्थिर ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए उसे और कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? जल्दी बताइएगा। यस 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 यस, जल्दी से जवाब दीजिए। हमारे पास, मैं थोड़ा सा एक चित्र बना के यहाँ पर बताऊँ तो ये मेरे पास परमाणु का नाभिक हो गया, पहला कक्ष हो गया, ये दूसरा कक्ष हो गया है, और ये तीसरा कक्ष हो गया है ना। और पहला K, दूसरा L, तीसरा M कक्ष हो गए हैं। तो K के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, L के अंदर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और M के अंदर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 है। मुझे क्या करना है, मुझे इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करनी है, ऑक्टेट करना है पूरा। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं बाहर वाले कक्ष में। तो सही जवाब दीजिए 3। ओह बिल्कुल सही, तो जवाब ही लिख दिया है, ऑप्शन लिखने की बजाय जवाब हिमांशु ने लिखा है 3, बिल्कुल बलजीत ने लिखा है 3, और कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं। यस, डी ऑप्शन गलत है बेटा, डी ने, हाँ डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन भी सही है। और कांता ने थोड़ा गलत जवाब दिया है। मोहित खान जवाब दे रहे हैं 5। नो बेटा, इसको ऑक्टेट पूरा करना है। मोहित खान का ये गलत जवाब था। और सत्यम सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही, यहाँ पर सही जवाब है 3। देखिए ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट का मतलब है कि 8 पूरे करने हैं। ऑक्टेट का मतलब मैंने बताया 8 पूरे करने हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। ये 2 तरीके से कर सकता है ऑक्टेट पूरा, या तो ये 5 बाहर निकाल दे तभी भी 2 8 रह जाएगा, या ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले प्लस कर ले, या 5 माइनस कर दे। तो आप बता सकते हो कि कौन सा आसान होगा, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस करना या 5 निकालना? अरे 5 निकालना, 5 ज़्यादा बड़ी संख्या है, 5 निकालना तो बड़ा मुश्किल होगा। तो क्या होगा फिर, 3 लेना आसान होगा 5 देने की बजाय। तो फिर इसका जो सही जवाब है वो 3 आ जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं, हमारे पास इसका डी ऑप्शन है और जो बिल्कुल सही है। ओके चलो, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जल्दी जल्दी चलते हैं, थोड़ा टाइम बचा है हमारे पास 10 मिनट का, और 10 मिनट में हम फिर ये क्लास ख़त्म कर देंगे। आपको जुड़े रहना है लास्ट तक। अगला प्रश्न दीजिए जवाब जल्दी से। एक तत्व है
एक तत्व के परमाणु हैं दो या दो से ज़्यादा, जिनकी परमाणु संख्या खाली स्थान होती है और द्रव्यमान संख्या खाली स्थान होती है, तो वो समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? समस्थानिक। अब आपको समस्थानिक की परिभाषा अगर पता है, आइसोटोप में समस्थानिक क्या होते हैं, तो आप इस खाली स्थान को भर सकते हो। देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, फिर आप जवाब दे देना। ये कार्बन 12 और कार्बन 12, ओह सॉरी ये नहीं है, यहाँ से देंगे हम, कार्बन 6 और ये 12। अगला एक और मैं लिख देता हूँ, कार्बन 6 कार्बन 13, एक और मैं लिख देता हूँ, कार्बन 6 कार्बन 14। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कार्बन के विभिन्न रूप हैं, है ना। इनको हम कहते हैं समस्थानिक। इनको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक क्यों कह रहे हैं? देख पा रहे हो आप इसमें क्या बराबर है ना। अच्छा मैं इनका नोटेशन बताऊं, नीचे क्या होता है? नीचे होता है परमाणु क्रमांक या क्रम संख्या, है ना। परमाणु क्रम संख्या है ये, या क्रमांक कह दें। ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, है ना। अब आप सोचिए कि समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वो होते हैं जिनकी परमाणु क्रमांक बराबर हो, 6 6 6, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। इसका द्रव्यमान है 12, अर्थात इसका भार है 12, इसका भार है 13, इसका भार है 14। ऐसे ही हम ले सकते हैं क्लोरीन 1735 होता है एक, और एक क्लोरीन 1737 होता है। ये दो फॉर्म है क्लोरीन जो हमें नेचर के अंदर मिलता है, इन दो रूपों में मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं परमाणु संख्या बराबर है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, और ऐसे तत्व के विभिन्न रूप जिसमें परमाणु संख्या बराबर हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग हो, उसे आइसोटोप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? पहले में क्या आएगा जल्दी बताइए, देखिए ऑप्शन मिला के देखिए। परमाणु, पहला जो ऑप्शन हमारे पास है, परमाणु संख्या समान, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भी समान, ओ गलत हो गया। दूसरा हमारे पास है परमाणु संख्या डिफरेंट, नो ये तो पहले ही गलत हो गया। परमाणु संख्या तो सेम ही होती है। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है सी, और दे रहे हैं अभी भी, और कई बच्चों ने बी दिया है। चलिए अब जल्दी से और भी जवाब दीजिए, जो बच्चे देना चाहते हैं वो जवाब दीजिए जल्दी से। यस, डी ऑप्शन दे रहे हैं समान। अच्छा जो सी है वो भी गलत हो गया, और जो हमारे पास डी है वो सही है, सेम और डिफरेंट। तो यहाँ पर तो आ जाएगा समान, यहाँ पे तो आ जाएगा समान होती है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? भिन्न होती है, इधर आ जाएगा भिन्न। तो द्रव्यमान संख्या तो भिन्न होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, और परमाणु संख्या बराबर होती है। तो इसका सही जवाब हमारे पास है डी। ठीक है, चलिए तो कई बच्चों ने जवाब दिया, पवन, यश, रविंदर, ओ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास एक स्थिर उत्कृष्ट गैस विन्यास वाले परमाणु का है? उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस का मतलब समझते हो? उत्कृष्ट गैस को हम बोलते हैं नोबल गैस, और जो नोबल गैस है ना, वो हमारे जो तत्व है ना उनको वर्गीकृत किया गया है एक टेबल के अंदर। उस टेबल में 18 तत्व हैं, 18 जो हमारे पास है ग्रुप हैं, और 18 ग्रुप में तत्वों को लगाया गया है। तो 18वें ग्रुप के अंदर जो सारे के सारे हमारे नोबल गैस है ना, अर्थात अक्रिय गैसें हैं, वो वहाँ पर आती हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये जो तत्व है, इनमें परमाणु का जो उत्कृष्ट गैस वाला विन्यास है उसको कौन पूरा करता है? पहला ऑप्शन है 2 8 8, पहले में 2, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और एम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8। दूसरा बोल रहा है 2 8 7, इसमें तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये नहीं होगा। 2 8 8 2, ये भी नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले सेल में 8 आते हैं, इसमें बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सही जवाब है 2 8 8, और ये 2 8 8 18 नंबर आर्गन का होता है, AR, इसका नंबर होता है 18। पहला होता है हीलियम, उसके बाद होता है नियोन, उसके बाद होता है आर्गन, है ना, आर्गन, फिर जीनोन, रेडोन। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारे पास है, इसका ए जवाब सही है बिल्कुल, और बच्चे भी सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। इसका मतलब आपने होमवर्क किया हुआ है, आपने ये प्रश्न हल किए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा ये देख करके। ये ग्रुप नंबर 18 यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रुप नंबर 18 के तत्व दिखाए गए हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, इसी की हम बात कर रहे थे। 18 है इलेक्ट्रॉन इसमें, जिसका जितना नंबर होता है उसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर 2 8 8 ये कॉन्फ़िगरेशन है, और यही जो 18वां ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हम नोबल गैस फैमिली।
है ना, अक्रिय गैस। ये सारी की सारी किसी से रिएक्शन नहीं करती, बहुत कम रिएक्टिव है ये, ठीक है, विशेष कंडीशन में ही करती है। तो इसका जवाब हमें मिला ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होता। निम्नलिखित में से इस अवलोकन की सबसे अच्छी व्याख्या करता है कि जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान वो पूर्ण संख्या में नहीं होता। जैसे हम किसी का भी द्रव्यमान निकालें, जैसे हम क्लोरीन का ही निकालते हैं तो क्लोरीन का नंबर 17 होता है ना, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 35.5 होता है। पूर्ण संख्या में नहीं है, और किसी का भी नहीं होता पूर्ण संख्या में, बहुत कम ऐसे जो पूर्ण संख्या में होते हैं। तो उसका क्या कारण है? बहुत सारे तत्व ऐसे भी हैं जिनका पूर्ण संख्या में भी होता है ना, लेकिन जिनका पूर्ण संख्या में नहीं होता, उसका क्या कारण है वो बताना है हमें। परमाणु द्रव्यमान तत्व के सभी समस्थानिकों के द्रव्यमान का औसत है, यह परमाणु द्रव्यमान केवल सभी तत्व के सबसे भारी आइसोटोप द्वारा निर्धारित होता है। गलत है ये वाला। परमाणु द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान शामिल होता है जो बहुत भारी हैं। यह परमाणु द्रव्यमान को मनमानी इकाइयों में मापा जाता है, जो कभी पूर्ण लेते कभी अपूर्ण लेते हैं। क्या सही लगता है? जवाब दीजिए, अब दीजिए, मैं यहाँ भी इंतजार कर रहा हूँ आपका। अब देखना है मुझे आपका कौन सा जवाब आता है। चलिए, हाँ, जल्दी जल्दी, आप इधर उधर की बात ना करके और जो सही जवाब है वो दीजिए। आइए जल्दी से प्रश्न के जो आंसर्स हैं उनके ऊपर। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हिमांशु कह रहा है ए। हिमांशु कह रहा है ए, बिल्कुल हिमांशु कह रहा है ए। और भी जो बच्चे हैं उनके मैं जवाब यहाँ सुनना चाहता हूँ। सुबह कह रहा है कि डी। डी 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 तो गलत है भाई, डी गलत है, सी भी गलत है। लक्ष्य कह रहा है बी, ये भी गलत है, तो बच गया एक, है ना। क्या बच गया? वो ए। ए बिल्कुल सही जवाब है, और इसका जवाब ए कि परमाणु द्रव्यमान के सभी तत्वों का औसत द्रव्यमान का औसत है ना। हम औसत द्रव्यमान निकालते हैं। क्लोरीन का 17, क्लोरीन दूसरा रूप 17, एक 35 है, एक 37 है। इनकी जो रेशियो है हम वो निकालते हैं। 35 जितने अनुपात में ये मिलता है, 75% मिलता है ये नेचर में, बटे में 100, और एवरेज निकालेंगे इसकी 37। अगला हमारे पास 25% मिलता है, बटे में 100 निकालेंगे, जोड़ेंगे तो हमारे पास 35.5 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि औसत निकाला जाता है, औसत औसत औसत। तो ए वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। ओ, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। कैसा लगा आपको क्वेश्चन खत्म होने पे? बता सकते हो मुझे? यस, जल्दी बता सकते हो कैसे लग रहा है आपको? क्वेश्चन खत्म हो गए, आज की क्लास भी खत्म होने का टाइम हो गया। हो ही क्या है, जल्दी से हम, क्लास तो हमारी खत्म हो ही रही है, हम जल्दी से एक चीज़ देख लें। यहाँ पे एक पोल देख लें, पोल जल्दी से। चलो, मैं आपके सामने ना अभी एक पोल डालने वाला हूँ। चलो पोल ही डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, सही की गलत? जल्दी से, एक ही मिनट में जवाब देना है आपको, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, यस। जल्दी। हमने पढ़ा वहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। तो क्या न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की? यस। जल्दी जवाब दीजिए, पोल आपके सामने है। चलिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है नो सर। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस, नो, यस, नो। दीपक कह रहे हैं नो, नो, नो। हाँ,
लक्ष्य का एक प्रश्न है कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। अरे मैंने आपका नाम लिया बेटा, आखिरी वाला जो प्रश्न था उसमें मैंने आपका नाम लिया था कि लक्ष्य ने सही जवाब दिया है। हाँ सच में सही जवाब था लक्ष्य का, पता है। और मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, लेकिन पूछने पे देते हैं, अपने आप से नहीं। ठीक है, चलो मैंने जो एक पोल के लिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था, वो पोल शायद आपको फ्लैश नहीं हुआ है कि जो चलो मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे जे चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। अब आपको इसका जवाब देना है कि ये जो हमारे पास है ये यस और नो आपसे पूछा हुआ है। जल्दी से मुझे यस नो दे दो, फिर आपकी क्लास यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। ऑलरेडी 7 बज चुके हैं। हाँ जल्दी से ये देखिए आपके सामने पोल आ गया है, और मैं देख पा रहा हूँ अभी तक किसी बच्चे ने पोल नहीं किया है। जल्दी से पोल कीजिए। जेम्स चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन, इज इट राइट और रॉन्ग? अब चैट बॉक्स में नहीं जाना, आपको पोल पे जाना है। पोल पे जाके अपना जवाब दीजिए, यस और नो, यस और नो। यस, हाँ मुझे एक बच्चे का जवाब मिला है, आया है यहाँ पर। और अभी तक जितने बच्चे यहाँ पर पोल कर रहे हैं उनका 100% यस ही है। यस 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 यस। जल्दी से, अब आपके पास में केवल 1 मिनट, और 1 मिनट भी नहीं 10 सेकेंड वेट करूँगा। यस 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 यस। कुछ बच्चों ने नो का जवाब दिया है। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। यस, मैसेज में नहीं लिखना है, पोल करना है आपको अपना जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। 69% बच्चे ऐसे हैं जो सही जवाब दे रहे हैं, यस दे रहे हैं, और सही जवाब देखिए यस ही है। चलिए आज की ये क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये आशा करते हैं कि आपको जो ये क्लास है, ये आज का जो भी क्वेश्चंस थे या जो हमने टॉपिक्स को कुछ डिस्कस किया वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई इश्यूज रह गए हैं, प्रॉब्लम रह गई है, तो आपके टीचर हैं या आप हमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, और रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, है ना, कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ज़रूर चैट बॉक्स में, मैसेजेस में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। चलिए, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।